नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। भारत और चीन के बीच आज WMCC की अहम बैठक होने जा रही है, जिसमें गलवान घाटी के बाद पैदा हुए हालात पर चर्चा की जा सकती है। पिछले करीब 2 महीने से दोनों देशों के बीच जारी तनाव को देखते हुए यह बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। लेकिन इस बैठक से पहले ही कश्मीर में आतंकियों के पास से चीन के बने हुए हथियार मिलने से एक बार फिर ड्रैगन की नीयत पर सवाल खड़े हो गए। उधर चीन के चंगुल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे नेपाल की बोली में बदलाव आया है। विवादित नक्शे को लेकर जिद पर अड़ा नेपाल अब भारत से बातचीत की गुहार लगाता दिख रहा है। लेकिन इन सब के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का चीन को लेकर गुस्सा और बढ़ गया है। ट्रंप ने फिर ऐलान कर दिया है कि वो किसी भी कीमत पर जिनपिंग को माफ नहीं करेंगे। इन तमाम अहम खबरों पर आज हमारी नजर होगी और साथ ही साथ इन खबरों पर खास एक्सपर्ट कमेंट्स के लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है। हमेशा की तरह उनसे आपका तारुफ करा दें। रिटायर्ड मेजर जनरल संजय स्वाय साहब हमारे साथ मौजूद हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। विष्णु प्रकाश साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट हैं। जगन्नाथ पांडा साहब जो कि चीन के मामलों के जानकार हैं, एक्सपर्ट माने जाते हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। अनिल आजाद पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीधे बीजिंग से, वो हमारे साथ लाइव हैं। और फखर यूसुफजई साहब भी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इस्लामाबाद से लाइव हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और साथ ही साथ हमारे दो सहयोगी मनीष झा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे डिफेंस कॉरेस्पॉन्डेंट सुमित चौधरी भी हमारे साथ मौजूद हैं। इन सब का हम रुख करें उससे पहले आपको बता दें कि आज मौसम का हाल भी अजीबो गरीब तस्वीरें सामने लेकर आ रहा है। दिल्ली एनसीआर में लगातार 2 दिनों से भारी बारिश हो रही है। कल रात भर दिल्ली एनसीआर में बादल बरसते रहे और आज देर रात से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। बारिश के बाद लोगों को गर्मी से राहत तो जरूर मिली है, लेकिन जगह जगह जल जमाव की वजह से दिल्ली एनसीआर की टेंशन दोगुनी हो गई है। 8 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। दिल्ली, गुरुग्राम, गाजियाबाद और उत्तर काशी की ये तस्वीरें हैं, जहां सड़कें, गलियां सब दरिया में तब्दील हो गई हैं। कई जगहों पर लोगों को ट्रैफिक जैम से जूझना पड़ रहा है, क्योंकि वर्किंग डे है, लोग दफ्तर जाने के लिए घर से निकले हैं और जबरदस्त जैम का उन्हें सामना करना पड़ रहा है। कई जगह गाड़ियां, बसें पानी में डूबी हुई हैं। दिल्ली हो, नोएडा हो या फिर गुरुग्राम और गाजियाबाद, हर जगह बारिश से जलभराव और जैम की स्थिति बनी हुई है। तस्वीरें आपके सामने हैं बदरपुर की, अंबेडकर नगर की, खानपुर की, मंडावली की। इसके अलावा गाजियाबाद, गुरुग्राम, उत्तरकाशी की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। चलिए रुख करेंगे बड़ी खबर का। भारत चीन वार्ता से जुड़ी तमाम खबरें अब आपके सामने मैं लाने जा रहा हूं। सीमा विवाद पर आज भारत चीन के बीच अहम बैठक होगी। विदेश मंत्रालय के लेवल पर यह वार्ता हो सकती है। सैन्य गतिरोध खत्म करने पर बात होगी। WMCC मीटिंग में हम सब ये जानते हैं कि दोनों पक्षों के यानी भारत और चीन के संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारियों की अध्यक्षता में यह बैठक होती है। ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी इस बैठक में मौजूद होते हैं और आज एक बार फिर भारत और चीन के बीच तमाम गतिरोध खत्म करने पर बातचीत होगी। बैठक से पहले भारत ने 2 टूक कह दिया है। चीन के पीछे हटने तक वहां पर यानी LAC पर भारतीय जवानों की तैनाती बनी रहेगी। लेकिन इससे पहले आपके लिए यह समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि पिछले 2 महीनों में किस तरह से भारत और चीन के बीच गतिरोध बढ़ा है और खास तौर पर गलवान घाटी में जो कुछ हुआ, चीन की हिमाकत के बाद किस तरह से रिश्तों में तल्खी आई, उसे समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। भारत चीन बातचीत में अब तक निकला क्या है, अब यह जान लीजिए। 5 जुलाई को हमारे जो NSA हैं अजीत डोभाल, उनकी चीनी विदेश मंत्री से फोन पर बातचीत हुई। यह बहुत अहम बातचीत थी, इसके कुछ नतीजे भी निकल हुए नजर आए। नतीजा क्या हुआ? डिसएंगेजमेंट आगे बढ़ा, कुछ जगह PLA पीछे हटी, लेकिन उसके बावजूद भी जो वादे किए गए उसको पूरी तरह से अमल में नहीं लाया गया। 5 जुलाई को ही डोभाल ने पहले जैसी स्थिति कायम करने को कहा। बार बार हिंदुस्तान की तरफ से यह कहा जा रहा है कि अप्रैल वाली स्थिति में आपको स्थितियां लानी पड़ेंगी, लेकिन चीन अभी भी यह करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। नतीजा क्या निकला? सहमति के बावजूद चीन पूरी तरह से पीछे नहीं हटा, चीन अभी भी अड़ा हुआ है।
14 जुलाई को एक बार फिर भारत और चीन के बीच बातचीत हुई। कमांडर्स लेवल की यह चौथी बैठक थी। इससे पहले भी 3 बैठकें हो चुकी थी, लेकिन इसका नतीजा क्या निकला? चीन भी सहमत हुआ, लेकिन जमीनी स्थिति नहीं बदली। यही चीन का दोगला चरित्र जो है वो बार बार साफ जाहिर करता है कि जब टेबल पर मीटिंग के लिए बैठता है तो कहता कुछ और है, लेकिन ग्राउंड पर करता कुछ और है। 14 जुलाई को भारत ने कहा कि बिना कंप्लीट डिसएंगेजमेंट तनाव कम नहीं होगा। इस वर्ड का इस्तेमाल किया गया, कंप्लीट डिसएंगेजमेंट, यानी पूरी तरह से पीछे हटना होगा, अप्रैल वाली स्थिति में लाना पड़ेगा। लेकिन नतीजा क्या निकला? पीछे हटने का दावा किया गया चीन की तरफ से, लेकिन पीएलए पीछे नहीं हटी। अभी भी आप देखिए डेप्सांग हो या और भी तमाम इलाके जहां पर अभी भी चीनी सैनिकों की मौजूदगी है, वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। सहमति के मुताबिक 24 जुलाई को डिसएंगेजमेंट की मांग की गई। इसका नतीजा क्या निकला? चीन की ओर से भी तनाव कम करने की बात की गई। तो बैठक में तो ऐसा लगता है कि पॉजिटिव रिजल्ट्स निकलकर सामने आ रहे हैं, लेकिन ग्राउंड पर वो इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है। 24 जुलाई को जो बातचीत हुई उसमें भारत ने फिर फिंगर इलाकों से पीछे हटने को कहा। नतीजा क्या हुआ? 25 जुलाई तक पेट्रोलिंग पॉइंट 14, 15, 17A पर पूरा डिसएंगेजमेंट जो है वो अमल में लाया गया। 8 अगस्त की बातचीत का जिक्र करते हैं। मेजर जनरल लेवल की यह बातचीत हुई। इसका नतीजा क्या निकला? सैनिकों की वापसी की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी। तो इस बातचीत का कोई खास नतीजा निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। यह अभी तक की जो बातचीत हुई है उसका लबोलुआब हम आपको बता रहे हैं। 5 मई से पहले की स्थिति बहाल करने पर जोर दिया गया। 8 अगस्त को जो बातचीत हुई उसमें भी, लेकिन नतीजा क्या निकला? फिंगर इलाकों पर बातचीत पीएलए पर बेअसर नजर आ रही है। फिंगर इलाकों में अभी भी चीन की सेना की मौजूदगी जो है वो चीन के अड़ियल रुख को साफ जाहिर कर रही है। इसके अलावा डेप्सांग में भी अभी चीनी सेना पीछे नहीं हटी है। अब मनीष झा का मैं सबसे पहले रुख करूंगा। मनीष, ये बताइए, क्या आज जो WMCC की बैठक होने जा रही है, जिस तरह से जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के जो अधिकारी हैं भारत और चीन के बीच, वो एक बार फिर बातचीत करेंगे, उम्मीद की जाए कि कुछ हल निकलेगा? इस बार आगे बढ़ेंगे हम? देखिए समीर, जैसा कि हमने अपने दर्शकों को विस्तार से बताया है कि LAC पर तनाव के बाद अब तक भारत और चीन के बीच करीब 15 से अधिक बातचीत हो चुकी है, जिसमें 5 कमांडर लेवल की बातचीत है। चौथी बार आज हम WMCC की मीटिंग कर रहे हैं। इसके अलावा 2 बार मेजर जनरल लेवल की बातचीत हुई है। 2 बार बीजिंग में हमारे राजदूत ने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के सीनियर लीडरशिप और सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के सीनियर लीडरशिप के साथ बातचीत की है। 2 बार विदेश मंत्रियों की बातचीत हुई है, 1 बार NSA की बातचीत हुई है। इसके बाद अब फर्क क्या है? फर्क यह है कि 2-3 दिन पहले जब हमारे राजदूत ने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के सीनियर लीडरशिप से बातचीत करके 2 टूक लहजे में अपनी बात कही है, उसके बाद जब आज WMCC की बैठक होगी, जिसमें एक बार फिर विदेश मंत्रालय की तरफ से ज्वाइंट सेक्रेटरी नवीन श्रीवास्तव की अगुवाई में विदेश, रक्षा और गृह सचिव के अधिकारी, गृह मंत्रालय के अधिकारी बैठक में भाग लेंगे, तो मुख्य तौर पर यह बातचीत भले ही डिटेलिंग तकनीकी आधार पर होगा, लेकिन संदेश साफ होगा कि 2 टूक शब्दों में हमारा क्या कहना है, हमारा क्या स्टैंड है। और फिर चीन पर यह ऑनेस्ट होगा कि या तो वो डी एस्केलेशन करे, डिसएंगेजमेंट करे, वरना भारत हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक पूरी तैयारी के साथ। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। सुमित चौधरी के पास मैं जाऊंगा, उसके बाद तमाम खास मेहमानों का अपने रुख करूंगा। सुमित, मुझे यह बताइए कि अब ये डिसएंगेजमेंट की जो बात चल रही है उसमें ये जो पेनल्टी क्लॉज जोड़ा गया है हिंदुस्तान की तरफ से, इसके क्या मायने? देखिए समीर, सबसे पहले हमें जानने की जरूरत है कि 14 तारीख के बाद से ही जो कमांडर लेवल की जो आखिरी मीटिंग हुई थी उसके बाद कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ है, खासतौर पे ग्राउंड पर। और ये डिसएंगेजमेंट चीन को करना था, ना सिर्फ फिंगर 4 के अपर एरिया से बल्कि डेप्सांग के एरिया से। और दूसरा जो आपने सवाल पूछा कि टाइम पेनल्टी क्लॉज क्या है, दरअसल ये क्लॉज इसलिए है क्योंकि लगातार चीन और भारत की तरफ से जो बातचीत हो रही है वो
डिस्टेंस को लेकर हो रही है कि आप भी इतने डिस्टेंस पे पीछे जाइए, हम भी इतने डिस्टेंस पे पीछे जाते हैं। लेकिन चीन ने कुछ इलाकों में अपनी जो डेवलपमेंट है, अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो बहुत तेजी से बढ़ा दिया है। तो चीन को उन इलाकों तक, फॉरवर्ड एरियाज तक पहुंचने में कम समय लगेगा कंपैरेटिवली भारत के। तो भारत की तरफ से कहा गया कि दोनों इस पॉइंट पे पहुंचे कि दोनों को उस फॉरवर्ड लोकेशंस पर पहुंचने में सेम टाइम लगे, यानी डिसएंगेजमेंट करेंगे तो दोनों इस लेवल पे करेंगे कि आप भी उस तरफ हटिए जहां तक आपको आने में, फॉरवर्ड लोकेशन में आने में 2 घंटा लगता है, भारत भी उतने ही डिस्टेंस पे हटेगा। तो ये टाइम पेनल्टी क्लॉज इसलिए जरूरी है क्योंकि चीन की ये चालाकी है, चीन की ये स्ट्रैटेजी है कि वो भारत को दोबारा से पीछे कर ले, खुद भी पीछे हो जाए और कभी भी दोबारा से सरप्राइज देने की अगर कोशिश हो या तैयारी हो तो चीन दोबारा से वो भारत को दे सकता है। सभी ठीक है, बिल्कुल। हमारे साथ विष्णु प्रकाश साहब इस वक्त मौजूद हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट हैं। विष्णु जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा क्योंकि देखिए अभी जो मौजूदा स्थितियां हैं, जो भी कमांडर लेवल की बातचीत हुई उसमें जो बातें की गई, जो वादे किए गए, उस पर चीन अमल करता हुआ बहुत हद तक नजर आ नहीं रहा है। अभी कोई सैन्य स्तर की बातचीत आगे प्लान भी नहीं है। आज की WMCC की बातचीत से क्या आपको यह उम्मीद जगती है कि कुछ ऐसा निकलकर सामने आएगा कि आगे बातचीत का रास्ता बनेगा? समीर जी, ये एक और प्रयत्न है भारत की तरफ से कि बातचीत के जरिए कोई रास्ता आगे निकल जाए। फर्क ये है कि भारत कोई रास्ता ढूंढना चाहता है, ये मसले का हल करना चाहता है, चीन दिखावा करना चाहता है और सिर्फ दुनिया के लिए दिखावा है कि हम लोग बातचीत करना चाहते हैं। हाँ। अपने देश के लोगों के लिए दिखावा है, पर उनकी मंशा नहीं है क्योंकि कभी भी उन्होंने पिछले 2.5-3 महीने में LAC का स्टेटस को रिस्टोर करने की बात नहीं की है, कभी भी LAC की बात नहीं की है, जबकि हमने LAC की बात की है। और मुझे कम उम्मीद है कि चीन अमल करेगा क्योंकि चीन ने ये एक ठान के बैठा है या पब्लिक पोस्चर है जो अपने लोगों पे उनके लोग विश्वास करते हैं कि देखिए चीन शांति प्रिय देश है, ये गलती भारत की है और वो कहते हैं मीट ईच अदर हाफ वे, यानी कि आप हमको थोड़ा कंसेशन दीजिए तब हम आगे बढ़ेंगे। वो सवाल ही पैदा नहीं होता। बिल्कुल तो सर, मैं इस पर आता हूं सर, आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिएगा। इस बीच एक अहम खबर आ रही है कश्मीर से, वो अपने दर्शकों को बता दें। कश्मीर में चीन की आतंकी साजिश का खुलासा हुआ है। हंदवाड़ा में आतंकियों से चीनी हथियार मिले हैं। AK सीरीज की 2 चाइनीज राइफलें बरामद हुई हैं। हंदवाड़ा में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया है। लश्कर कमांडर नसीरुद्दीन लोन भी ढेर हो गया है हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में। लश्कर कमांडर नसीरुद्दीन लोन मारा गया है और निश्चित तौर पर चीन की बड़ी आतंकी साजिश का कश्मीर के अंदर खुलासा भी हुआ है। हमारे साथ इस वक्त क्योंकि फकर यूसुफजई साहब भी मौजूद हैं। यूसुफजई साहब, और ये कोई पहली बार नहीं है, इस तरह से चीन में बने हथियारों का मिलना पाकिस्तान से आने वाले आतंकवादियों से, ये सिलसिला लगातार बदस्तूर जारी है। उसके बावजूद भी जब पाकिस्तान ये प्रोपेगेंडा करता है कि भाई कश्मीर पर इस्लामिक कंट्रीज का साथ नहीं मिल रहा है, तो मुझे लगता है समझ में आ जानी चाहिए ये आपके नेताओं को बात बहुत अच्छे से कि क्यों नहीं मिल रहा है सपोर्ट। सबसे पहले थैंक यू वेरी मच समीर। आपने बात की कि मेरे ख्याल आप OIC की तरफ इशारा कर रहे हैं कि वो शायद उस तरह साथ नहीं दे रहे जिस तरह पाकिस्तान चाहता है या डिमांड कर रहा है। पाकिस्तान ठीक है, OIC के मुमालिक कुछ अटकर भी पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, जिसमें से ईरान है, टर्की है, मलेशिया है और बहुत सारे वेस्ट अफ्रीकन कंट्री हैं जो खड़े हैं इस चीज के ऊपर। आप सऊदी अरेबिया की तरफ, क्योंकि सऊदी अरेबिया उस OIC को लीड करता है, तो आप कहते हैं कि शायद अगर सऊदी अरेबिया नहीं दे रहा है या UAE नहीं दे रहा तो बाकी उसमें 58 और भी कंट्रीज मतलब मुस्लिम कंट्रीज है दुनिया के, उसमें से अगर 2 या 3 नहीं देते, और जरूरी नहीं है कि सारे दें या जरूरी नहीं है कि सारे ना दें, तो ये चीजें होती हैं डिप्लोमेसी में।
आपके साथ भी बहुत सारे इश्यूज पे लोग खड़े होते हैं, बहुत सारे ऐसे इश्यूज होते हैं कि आपके करीबी लोग भी नहीं आपके साथ स्टैंड करते। पाकिस्तान के साथ भी इसी तरीके से है, चाइना के साथ भी। नहीं फखर यूसुफजई साहब, मैंने इसलिए जिक्र किया ना कि अक्सर ये मांग उठती है, बात उठती है पाकिस्तान में, आपके हुक्मरान ये पूछते हैं कि भाई देखिए इस्लामिक कंट्रीज हमारा साथ नहीं दे रहे हैं। अब शाह महमूद कुरैशी ने बड़बोलेपन में ऐसा बयान दे दिया कि सऊदी अरब नाराज हो गया, वहां के क्राउन प्रिंस उनसे मुलाकात तक नहीं करते हैं, इतनी बेइज्जती हो जाती है। तो ऐसे बयानात से बचना चाहिए ना, जबकि आपको पता है अपने मुल्क की हकीकत। देखिए शाह महमूद कुरैशी साहब की स्टेटमेंट को मेरे ख्याल में मैं तो सपोर्ट करता हूं स्टेटमेंट। उसकी वजह ये, मैं अक्सर मुख्तलिफ फोरम्स पे ये बात करता हूं कि आपको अपनी डिप्लोमेसी खुद बनानी चाहिए, ना सऊदिया की ख्वाहिश पे आप अपनी डिप्लोमेसी बनाए, न यूएई की ख्वाहिश पे। क्यों आपकी ख्वाहिश पे नहीं बनाते? जिस वक्त मोदी जी को उन्होंने सेवल अवार्ड्स दिए थे तो उनकी अपनी मतलब आप लोगों के साथ एक ताल्लुकात थे, पाकिस्तान उसके खिलाफ खड़ा हुआ था, लेकिन उन्होंने फिर भी वो चीज की। कश्मीर के ऊपर पाकिस्तान का एक स्टैंड है, फलस्तीन के ऊपर पाकिस्तान का एक स्टैंड है, और वो रहेगा। 2 दिन पहले जो लेकिन यही तो बात है ना कि हैसियत का अंदाजा तो होना चाहिए। शाह महमूद कुरैशी जब ये बोल रहे हैं तो उन्हें पता तो होना चाहिए कि सऊदी अरब क्या कर सकता है। सऊदी अरब के बिना वो OIC की बैठक करने की बात कर रहे थे, हवाई बातें हो रही थी। अब जनरल बाजवा गए, वहां पर उनको बेइज्जती का सामना करना पड़ा। अब चलिए एक और अहम खबर ले लेते हैं। यूसुफजई साहब, मैं आता हूं आपके पास। चीन पाकिस्तान को करारा जवाब देने की किस तरह से तैयारी कर ली गई है, इसके बारे में भी थोड़ा जान लीजिए। 28 नेशनल हाईवे पर बनेंगी हवाई पट्टियां। 28 नेशनल हाईवे पर 1 साल में पूरी होगी हवाई पट्टी। श्रीनगर हाईवे पर उतर सकेंगे इसके बाद लड़ाकू विमान। ये बहुत अहम जानकारी है। बनिहाल श्रीनगर में हवाई पट्टी जनवरी तक ही बनकर तैयार हो जाएगी। इसके बाद यहां पर हिंदुस्तान के लड़ाकू विमान उतर सकेंगे, यहां से उड़ान भर सकेंगे। श्रीनगर हाईवे पर लड़ाकू विमानों के जनवरी तक ये हवाई पट्टी जो है लड़ाकू विमानों की, ये तैयार हो जाएगी। हवाई पट्टी के लिए बिहार यूपी में भी प्लानिंग की गई है। बिहार यूपी में जमीन की तलाश शुरू की गई है। जम्मू कश्मीर, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल में नेशनल हाईवे पर हवाई पट्टी का निर्माण किया जाएगा। 8 हवाई पट्टियों का टेंडर सितंबर में जारी होगा। देखिए ये अहम जानकारी हमारे पास आ रही। और एक और अहम खबर आपको दे दें, समंदर में चीन की साजिश को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। चीनी नेवी के गुप्त ठिकाने का पता चला है। साउथ चाइना सी में सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए यह खुलासा हुआ है। सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए चीन का चक्रव्यूह दरअसल सामने आया। ये देखिए TV9 भारतवर्ष पर यह सैटेलाइट इमेजेस अब आपके सामने हैं। गुप्त बंकर के दरवाजे पर चीन की पनडुब्बियां नजर आ रही हैं। हैनान द्वीप की यह तस्वीरें 093 पनडुब्बियां किस तरह से किनारे पर नजर आ रही हैं, ये आप सैटेलाइट इमेजेस के जरिए बिल्कुल साफ देख सकते हैं। TV9 भारतवर्ष पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें सैटेलाइट इमेजेस की आपके सामने हैं। किस तरह से चीन यहां पर चक्रव्यूह रचता हुआ नजर आ रहा है। गुप्त बंकर के दरवाजे पर चीन की पनडुब्बियां नजर आ रही हैं। ये आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। साउथ चाइना सी में ये बंकर जो है ये साफ नजर आ रहा है इस सैटेलाइट इमेज में भी। और इसे समझना जरूरी है। हम चीन में जो हमारे मेहमान हैं खास बीजिंग से अनिल आजाद पांडे, उनका रुख करें उससे पहले जरा समंदर में चीन के सीक्रेट अड्डे की हकीकत आपके सामने रख देते हैं। हैनान द्वीप के यूलिन नेवल बेस में चीन का यह सीक्रेट बंकर है। तो किस तरह से साउथ चाइना सी में चीन अपने दबदबे को बरकरार रखने की कोशिश कर रहा है, यह हम आपको बता रहे हैं। बंकर के दरवाजे पर चीन की टाइप 093 पनडुब्बी बिल्कुल तैयार नजर आ रही है। सैटेलाइट इमेजेस के जरिए इसका खुलासा हुआ है। चीन के इस द्वीप में एक सीक्रेट सुरंग भी बनी हुई है। सीक्रेट सुरंग बना रहा है चीन। गुप्त ठिकाने में एटमी पनडुब्बियां भी छिपी हो सकती हैं, इस बात की भी आशंका है। हैनान द्वीप पर रणनीतिक रूप से इसे काफी अहम माना जाता है और यही वजह है कि यहां पर ये सारी चीन की जो तैयारियां हैं वो नजर आ रही है। चीन अपनी स्थिति को मजबूत करने की कोशिश लगातार कर रहा है। फिलीपींस सागर और प्रशांत महासागर में चीन का ये एंट्री पॉइंट माना जाता है। अब आप अंदाजा लगाइए कि ऐसे में ये जो सैटेलाइट इमेजेस हैं ये कितनी अहम हो जाती हैं। अनिल आजाद पांडे साहब हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त बीजिंग से। पांडे जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि अब भारत और चीन के बीच जो पिछली तमाम वार्ताएं हुई हैं उसका लबोलुआब क्या निकला, नतीजा क्या निकला ग्राउंड पर, LAC पर, वो हमारे सामने है। अब एक बार फिर
हम लोग बातचीत के लिए बैठ रहे हैं। उम्मीद क्या है, बीजिंग क्या उम्मीद कर रहा है? देखिए समीर, बीजिंग की ओर से जैसा आपकी रिपोर्ट में पता लगा है कि खास तौर पे पिछले लगभग 15 बार की बातचीत हो चुकी है, जिसमें सैन्य स्तर की वार्ता भी है और विदेश मंत्रालय जो भारत का है उसके साथ और चीनी विदेश मंत्रालय भी उसमें शामिल रहा है। बहुत बातचीत हो चुकी है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे चीजें अभी तक दिखी नहीं है। लेकिन जहां तक चीन की बात है तो चीन यहां पर जताना यह चाह रहा है कि वो भारत के साथ रिश्तों को मजबूत करना चाह रहा है। लेकिन इसके साथ ही चीन की ओर से एक और बात की जा रही है कि भारत जो है अमेरिका में जो ट्रंप बार बार चीन पर आरोप लगा रहे हैं, भारत कहीं ना कहीं अमेरिका के साथ ज्यादा तेजी से चलने की कोशिश कर रहा है। तो भारत को थोड़ा नसीहत भी चीन दे रहा है कि भारत जो है अमेरिका के एकदम पीछे न भागे, हम रिश्तों को भारत के साथ सुधारना चाहते हैं। तो ये जो विदेश मंत्रालय स्तर की बैठक होने वाली है, जिसमें संयुक्त सचिव आपके ज्वाइंट सेक्रेटरी नवीन श्रीवास्तव हैं और चीन के अधिकारी भी शामिल होने वाले हैं, इसमें कोई बहुत ज्यादा उम्मीद तो नहीं की जा सकती है, लेकिन मुझे लगता है थोड़ा सकारात्मक रुख तो हमको रखना चाहिए जब बातचीत हो रही है। तो बिल्कुल, जगन्नाथ पांडा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पांडा जी, इस डेवलपमेंट को आप किस तरह से देखते हैं? चीन की तरफ से कोशिशें ये कि देखिए भारत अमेरिका के और नजदीक जा रहा है, इससे स्थितियां और बिगड़ेंगी, या फिर हमारा रुख फिलहाल ऐसा नजर आ रहा है कि हमने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है, अब बाकी देश कौन हमारे साथ है कौन हमारे खिलाफ है वो आगे आकर अपनी अपनी बात कहें? देखिए, अगर हम देखें इंडिया यूएस रिलेशन को, चीन को ये हमेशा से पिछले 5-7 साल में ये बहुत ही ट्रबल सम रहा है। और जो रिएक्शन बीजिंग से हमें मिल रहा है आज देखने को, चीन एकदम कहीं ना कहीं पे स्ट्रैटेजिकली और डिप्लोमेटिकली डिस्टर्ब है। जो पैंडेमिक से जो एंटी चाइना नैरेटिव क्रिएट हुआ है और जो इंडिया यूएस रिलेशनशिप में एक ग्लोबल नैरेटिव सामने उभर के आ रहा है, चीन से कहीं ना कहीं पे काफी घबरा हुई है। जो दूसरा बात कि जो इंडिया यूएस डिफेंस टाई है, वो अगर हम पिछले 3-4 साल का बात रखें सामने, तो ये बहुत ही प्रोग्रेसिव मोड में है और ये चीन को कहीं ना कहीं पे बहुत ही डिस्टर्ब कर रहा है। जो तीसरा चीज है, जो इंडिया यूएस का जो इंडो पैसिफिक गेम प्लान है, जो ऑस्ट्रेलिया के साथ हो, जापान के साथ हो, और अभी जो साउथ चाइना सी में जो यूएस ने पोजीशन लिया, उसको अगर हम आंख में रखें तो ये सारे चीज कहीं ना कहीं पे चीन को बहुत ही डिस्टर्ब कर रहा है और एक रिएक्टिव चीन, एक बहुत एग्रेसिव चीन हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, रिटायर्ड मेजर जनरल संजय स्वाई भी हमारे साथ मौजूद हैं। स्वाई साहब, ऐसे में देखिए लाख टके का सवाल बस यही है कि आज की जो बैठक होने जा रही है, ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी, जब आप एक दूसरे के साथ ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर मीटिंग हो रही है, मीटिंग में बैठेंगे तो क्या कुछ आगे बढ़ेंगे आज हम ये उम्मीद की जाए? समीर, जिस प्रकार से अभी तक डिस्कशन हो रहा है, तो भारत ने अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर किया हुआ है। बीच में कुछ आगे बढ़ी थी, लेकिन पिछले 1 महीने से जैसे हम देख रहे हैं कहीं कोई प्रोग्रेस नहीं हुई है। बिल्कुल, भारत का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि हम किसी प्रकार का अतिक्रमण सीमा पर हमें मंजूर नहीं। भारत, और ये मुझे मजाक लगता है जैसे कई बार चाइना के स्टेटमेंट आते हैं कि चाइना एक शांति प्रिय देश है, दोस्ती चाहता है, किसके साथ जो दोस्ती चाहता है, ये तो कोई अब एक मजाक वाली बात हो गई है कि वो जिस बातें करते हैं। और भारत की जो सरकार की नीति है, मैं बहुत अच्छा स्टेटमेंट एक मुझे याद आ रहा है कि ना नजर उठाकर देखेंगे ना नजर झुकाकर देखते हैं, हम नजर से नजर मिलाकर देखते हैं। सही बात। आज ये डिप्लोमेटिक मीट में यही बात रहेगी भारत की कि नजर से नजर मिलाकर देखेंगे, किसी प्रकार का अतिक्रमण मंजूर नहीं। लेकिन बातचीत के रहते हुए भारत पूरी तैयारी कर रहा है। सेना सर्दियों में -25 डिग्री में रहने की तैयारी कर रही है, वहां पर प्री फैब्रिकेटेड हट्स बन रहे हैं। डिप्लॉयमेंट, एक लॉन्ग डिप्लॉयमेंट के लिए हम लोग तैयार हैं, चाहे वो सेना हो, एयरफोर्स हो, और इंफ्रास्ट्रक्चर में किसी के प्रकार की कमी नहीं हो रही, तेजी से काम चल रहा है, डंपिंग हो रही है। और आज जैसे हम देखेंगे 1 लाख के लगभग सैनिक दोनों तरफ से डिप्लॉयड हैं। और भारत, जैसे कि बताया था मनीष ने, कि हिमालय से लेके हिंद महासागर तक तैयार है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, तैयारी पूरी है। अब ये चीन को तय करना है कि वो कब तक अपना अड़ियल रुख छोड़ता है। एक और अहम खबर आपको दे दें, नक्शे पर नया विवाद खड़ा करने वाले नेपाल के तेवर अब बदलते हुए नजर आ रहे हैं। अब सीमा विवाद सुलझाने के लिए नेपाल ने खुद बातचीत की पेशकश की है। अगस्त के आखिरी हफ्ते या सितंबर के पहले हफ्ते में मीटिंग का प्रपोजल नेपाल की तरफ से दिया गया है। तो अब
ये सबसे बड़ा सवाल जहन में आता है कि नेपाल का ये जो रुख बदलता हुआ नजर आ रहा है, इसके पीछे वजह क्या है। आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर अब चीन से मोह भंग होता हुआ क्यों नजर आ रहा है नेपाल का, क्यों हुआ चीन से मोह भंग। जिनपिंग की बातों में आकर ओली की कुर्सी पर खतरा मंडराया। अभी तक ऐसा लग रहा था कि जो जिनपिंग कहते हैं वही ओली करते हैं। आप उनके पिछले कुछ बयानात देखिए जो भारत के लिए उन्होंने दिए। चीन के साथ देने के बाद ओली की पार्टी में विद्रोह सामने आया। ओली की पार्टी यानी कम्युनिस्ट पार्टी जो है, उसके ही कई नेता ऐसे हैं जिन्होंने बगावत की आवाज बुलंद कर दी। पार्टी के सबसे बड़े नेता प्रचंड ने ओली के खिलाफ मोर्चा खोला। पिछले दिनों क्या कुछ हुआ आपने बिल्कुल उस पर नजर आपकी रही होगी। भारत विरोधी बयान देकर ओली नेपाल में बुरी तरह से घिर गए हैं। नेपाल की जनता भी हतप्रभ है ओली के बयानों से कि भारत के बारे में ऐसे बयान दे रहे थे ओली। केपी ओली के खिलाफ नेपाल में लोगों ने भारी विरोध प्रदर्शन किया। खासतौर पर भगवान राम के बारे में जो उन्होंने बयान दिया, जिस तरह से उनको नेपाली बताया, जिस तरह से वो ये कहते हुए नजर आए कि हिंदुस्तान में असली अयोध्या नहीं है बल्कि नेपाल में है, तो ये फालतू के बयान जो हैं वो उनकी तरफ से आए, जिसका विरोध हुआ। केपी ओली के किसी बयान को भारत ने तवज्जो ही नहीं दी। ये स्ट्रैटेजी रही हिंदुस्तान की कि हम तवज्जो ही नहीं देंगे फालतू के बयानों पर। नेपाल समझ गया कि भारत को किसी भी कीमत पर वो नजरअंदाज नहीं कर सकते। ये बात अब नेपाल को समझ में आ रही है और यही वजह है कि अब चीन से मोहभंग होता हुआ नजर आ रहा है। नेपाल ने गलतियां क्या की, इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। 18 जुलाई को बिहार के किशनगंज बॉर्डर पर नेपाल पुलिस की तरफ से फायरिंग हुई, जिसमें एक व्यक्ति घायल हुआ। और देखिए 13 जुलाई को भगवान राम नेपाली थे, अयोध्या नेपाल में है, भारत में नहीं है, यह बयान सामने आया जिसका मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया। इसका जबरदस्त विरोध नेपाल में ही हुआ। 6 जुलाई को उत्तराखंड के पिथौरागढ़ बॉर्डर पर 6 नए आउटपोस्ट बनाए गए। तो इन हरकतों के जरिए दरअसल नेपाल दूर होता हुआ नजर आया इंडिया से। और भी 12 जून को बिहार के सीतामढ़ी बॉर्डर पर नेपाल पुलिस की अंधाधुंध फायरिंग हुई, जिसमें एक शख्स को अपनी जान भी गंवानी पड़ी। बताइए 18 मई की हम बात करते हैं। नए नक्शे में भारत के लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियाधुरा को उसने अपना हिस्सा बताया। काला पानी को लेकर पहले भी विवाद चल रहा है। काला पानी और ये तमाम हिस्से भारत का अभिन्न अंग है, भारत की तरफ से साफ ये किया जा चुका है, लेकिन अभी भी विवाद जो है उसको नए सिरे से तूल देता हुआ नेपाल नजर आ रहा है। तो ये तमाम गलतियां हुई हैं। और मनीष, क्या ये बात सही तौर पर मानी जा सकती है कि वाकई चीन से, शी जिनपिंग से मोह भंग हो रहा है नेपाल का? अब आने वाले वक्त में हरकतें सुधरेंगी? देखिए, पिछले दिनों अगर आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री की तरफ से जो बातें कही गई है और जिस तरह से नेपाल को एक संदेश देने की कोशिश हुई है। अगर अयोध्या का जिक्र करें तो जिस दिन भगवान श्री राम के लिए जो मंदिर का भूमि पूजन हो रहा था, उस दिन भी प्रधानमंत्री ने नेपाल के साथ जो भगवान राम का कनेक्शन है उसका भी जिक्र किया है। और मॉरिशस में भी जब सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन कर रहे थे तब भी प्रधानमंत्री ने कहा है कि हम चाहे जितने भी देश हैं हमारे अड़ोस पड़ोस में, उसके साथ हम किस तरह की मदद पहुंचाते हैं। तो कुल मिलाकर मैसेज यही था नेपाल को कि वो भारत के साथ संबंधों को फॉर ग्रांटेड ना ले, हम हमेशा साथ रहते हैं। और चीन जो कभी कभी पैसे का एक लालच देता है तो लालच में आप ना पड़े, किसी भी तरह के प्रलोभन में ना पड़े। और नेपाल को बहुत हद तक बात समझ में आ रही है, लेकिन फिर वही बात है समीर कि ये महज प्रधानमंत्री ओली और उनकी टीम के कुछ लोगों का सत्ता पर बने रहने की कोशिश है, वरना पूरा नेपाल इस बात को समझता है कि भारत के बगैर कम से कम उनकी भौगोलिक स्थिति और बाकी जो स्थिति है वो ऐसी नहीं है कि भारत के बगैर रहा जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। संजय स्वाय साहब हमारे साथ मौजूद हैं। स्वाय साहब, ये जो नेपाल रिश्ते में कड़वाहट लाने की कोशिशें करता हुआ पिछले दिनों नजर आया, इसका कोई मतलब, कोई मायने आपको नजर आते हैं, या फिर सीधे तौर पर माना जाए कि चीन की शय पर नेपाल ने ऐसा किया? क्योंकि नेपाल से जो रिश्ते रहे, अब आप देखिए सेना में ही गोरखा रेजिमेंट के बारे में हम सब जानते हैं, और किस तरह से नेपाल में भारतीय सेना के 3 सेंटर्स हैं जहां पर गोरखा सैनिकों की भर्ती की जाती है, किस तरह से गोरखा सैनिकों की पेंशन के लिए 3000 करोड़ रुपए नेपाल भेजे जाते हैं भारत सरकार की तरफ से। तो ये सारी बातें तो हमारे सामने हैं, उसके बाद क्या मायने इन चीजों के? नहीं समीर, ये तो हम अगर प्राइम मिनिस्टर ओली को छोड़ दें तो पूरा नेपाल भारत के साथ है, वहां की जनता साथ है, वहां के सैनिकों ने भारत की सीमा की सुरक्षा के लिए अपना खून बहाया है। ये जो नेपाल की जो फीलिंग है, जो भावनाएं हैं,
ये बयान करना बड़ा मुश्किल है। जो भाईचारा है, आज मजाक की बात हो रही है कि भगवान राम का वहां से था, अयोध्या उधर था, नेपाल एक अलग कोई लिपु लेख वगैरह ले रहे, ये सब प्राइम मिनिस्टर ओली जो है चाइना की शाय पे कर रहे हैं और ये सिर्फ अपनी कब्र खोद रहे हैं। मैं ये कहूंगा कि वहां की जनता उखाड़ के फेंक देगी उन्हें, जिस प्रकार की भावना है लोगों में भारत के लिए। बिल्कुल 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 संजय सवाई साहब बने रहे हमारे साथ। इस बीच एक अहम अंतर्राष्ट्रीय खबर इस वक्त हमारे पास आ रही है रशिया से, उसके बारे में आपको जानकारी दे दें। यहां विपक्ष के प्रमुख नेता को जहर देने की आशंका सामने आई है। एलेक्सी नावल्नी को चाय में जहर देने की आशंका जताई जा रही है। फ्लाइट में ये चक्कर खाकर गिर पड़े। एलेक्सी नावल्नी बेहोशी की हालत में अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। प्रेसिडेंट पुतिन के ये कट्टर विरोधी माने जाते हैं, विपक्ष के प्रमुख नेता हैं और अब ये आशंका जताई जा रही है कि किसी ने इनको जहर दिया है। प्रेसिडेंट पुतिन के कट्टर विरोधी हैं, इसलिए लगातार इस वक्त तमाम तरह की आशंकाएं जाहिर की जा रही हैं और तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। फ्लाइट में चक्कर खाकर गिरते हैं एलेक्सी नावल्नी और आशंका ये है कि किसी ने जो चाय दी इनको उसमें जहर था और उसके बाद इनकी तबीयत खराब हुई है और फ्लाइट में चक्कर खाकर गिरे। उसके बाद आप देखिए इस वक्त तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से फ्लाइट से इन्हें बाहर निकाला गया है। रनवे पर एक एम्बुलेंस है, उसमें इन्हें ले जाया गया है फौरन अस्पताल में इन्हें भर्ती कराने के लिए। हालत जो है वो सीरियस बताई जा रही है, गंभीर बताई जा रही है। जहर देने की आशंका है, जिसके बाद अचानक से एलेक्सी की तबीयत खराब हुई है। ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं एलेक्सी नावल्नी की। रशिया के बड़े प्रमुख विपक्षी नेता हैं और प्रेसिडेंट पुतिन के कट्टर विरोधी माने जाते हैं। उनकी तबीयत इस वक्त अचानक से खराब हुई है और चाय में जहर देने की आशंका है। मनीष झा हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, और कुछ अपडेट मिल पाई है क्या? देखिए, जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक जब ये साइबेरिया से मॉस्को की तरफ लौट रहे थे तब अचानक ही प्लेन को इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी, क्योंकि एलेक्सी को जो चाय दी गई थी बताया जा रहा है कि उसमें जहर हो सकता था। अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई और फिर जब इमरजेंसी लैंडिंग के बाद अभी फिलहाल साइबेरिया के एक अस्पताल में उनको एडमिट कराना पड़ा है और अभी उनके हेल्थ बुलेटिन जारी होने का इंतजार है कि उनकी स्थिति कैसी है, उनकी तबीयत कैसी है, क्या उसमें कोई सुधार है या फिर जिस हालत में वो विमान से उतारकर अस्पताल ले जाए गए थे अभी उनकी हालत वही है। लेकिन निश्चित तौर पर इस घटनाक्रम ने खास करके रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ पूरी दुनिया का जो आप कहें कि तेवर उसको आक्रामक कर सकते हैं कि अब अगर रूस के राष्ट्रपति के विरोध में एक जो लोकतांत्रिक तरीके से एक लड़ाई लड़ी जा रही थी एलेक्सी के जरिए, तो उनकी तबीयत खराब होने के बाद जो शक की सुई है वो निश्चित तौर पर जो रूस की मौजूदा सरकार है उसकी तरफ उठती है। लेकिन फिलहाल हमें इंतजार करना पड़ेगा अस्पताल में एलेक्सी की तबीयत को लेकर, क्योंकि जिस हालात में उनकी तबीयत खराब हुई है बिल्कुल उससे तमाम तरह के सवाल जो हैं वो जहन में आते हैं। आने वाले वक्त में इस खबर को लेकर और ज्यादा क्लैरिटी होगी तो हम आपका एक बार फिर रुख करेंगे। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे। कोरोना को लेकर ट्रंप ने चीन पर एक और बड़ा हमला किया है। उन्होंने कहा है कि चीन को अमेरिका कभी माफ नहीं करेगा। चीन ने कोरोना के जरिए पूरी दुनिया को संकट में डाला है। चीन से कभी बात नहीं करूंगा, ये कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो देखिए इस वक्त अमेरिका में चुनावी माहौल है, बहुत सारे बयानात जो हैं वो चुनावों के मद्देनजर भी दिए जा रहे हैं, लेकिन ये बहुत अहम बात कह गए, बहुत महत्वपूर्ण बात कह गए डोनाल्ड ट्रंप की वो चीन से कभी भी बात नहीं करेंगे, क्योंकि चीन ने जिस तरह से कोरोना के जरिए पूरी दुनिया को संकट में डाला है उसके बाद चीन बात करने लायक नहीं है। चीन से इसलिए बदला लेंगे ट्रंप। अमेरिकी महाद्वीप में कोरोना के 54% केस जो हैं वो सामने आए हैं, जबरदस्त तबाही हुई है, ये हम सब जानते हैं। अमेरिका में 57 लाख से ज्यादा कोरोना केस हैं, हजारों लोगों की जानें गई हैं। उसके बाद लगातार अमेरिका सीधे सीधे इसके लिए चीन को जिम्मेदार ठहरा रहा है। जल्दी जल्दी चेंज करें इसको। अमेरिका में 1,76,000 लोगों की मौत हुई है। अब आपको अंदाजा हो रहा होगा कि गुस्सा इतना ज्यादा क्यों है डोनाल्ड ट्रंप में। यूएस में स्कूल कॉलेज खुले तो छात्रों में संक्रमण बढ़ा। जो जानकारी सामने आई थी 15 दिन में 97,000 बच्चों में कोरोना संक्रमण हो गया था। 6 यूनिवर्सिटीज के सैकड़ों छात्र संक्रमित हुए।
तो ये बातें कहीं ना कहीं चुनावों पर भी इफेक्ट कर रही हैं और अमेरिकी स्कूलों में 2000 से ज्यादा बच्चे इस वक्त क्वारंटीन हैं और जैसा कि मैंने आपको बताया 15 दिन में ही 97,000 बच्चे संक्रमित हो गए थे। चाइनीज वायरस से तबाही के बाद ट्रंप शांत नहीं बैठेंगे, ये उनके रुख से साफ जाहिर हो रहा है। और एक और अहम खबर आपको दे दें, अमेरिका ने चीन को एक और झटका दिया है। हांगकांग की आजादी को लेकर चीन पर एक्शन नजर आया है। अमेरिका ने चीन के साथ 3 अहम समझौते खत्म कर दिए हैं। अमेरिका ने हांगकांग के सभी इंसेंटिव भी खत्म कर दिए हैं। अमेरिका के फैसले में प्रत्यर्पण और कर छूट भी शामिल है। फैसले से अमेरिका के व्यवसायिक हितों को फायदा मिलेगा, यह डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। जो बिजनेस पहले चीन में था वो अब अमेरिका में आएगा। यह कहा जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कि जो बिजनेस चीन में था वो अमेरिका में आएगा। लिहाजा ये अहम फैसले हांगकांग को लेकर अमेरिका की तरफ से किए गए। वहीं एक और अहम खबर, ताइवान पर चीन ने अमेरिका को फिर धमकी दी है। अमेरिका अगर नहीं माना तो पीएलए जवाब देगी, ये चीन का कहना है। तो ताइवान स्ट्रेट में चीन की युद्ध की तैयारी नजर आ रही है। जरा ताइवान चीन पर इतना बौखलाया हुआ क्यों नजर आ रहा है और अमेरिका किस तरह से धमकाता हुआ नजर आ रहा है चीन को, एक बार फिर देख लेते हैं। साउथ चाइना सी में अमेरिका के युद्धाभ्यास से दरअसल चीन की नींद उड़ी हुई है। चीन बुरी तरह से बौखलाया हुआ है। अमेरिकी जहाज कई बार ताइवान स्ट्रेट तक घुस चुके हैं, यानी साउथ चाइना सी में सीधी चुनौती दी जा रही है चीन को। ट्रंप के बयान और अमेरिका की तैयारी से चीन को हमले का डर सता रहा है, क्योंकि लगातार चीन का जो दबदबा है उसे चैलेंज किया जा रहा है। ताइवान स्ट्रेट में चीन ने युद्ध की तैयारी शुरू कर दी है। अमेरिका लगातार इन तमाम चीजों पर नजर बनाए हुआ है और इसीलिए कहा जा रहा है कि साउथ चाइना सी में हालात बहुत तनावपूर्ण नजर आ रहे हैं अमेरिका और चीन के बीच। चीन ने ताइवान की तरफ वॉरशिप, फाइटर जेट्स, रडार सिस्टम भेजे हैं, तो तैयारियां लगातार चल रही हैं। चीन अमेरिका के एक एक मूवमेंट पर नजर रखना चाहता है, तो चीन की तरफ से जवाबी कार्रवाई, अमेरिका की तरफ से एक्शन पर एक्शन, लगातार जो साउथ चाइना सी का माहौल है वो इसके जरिए गर्म नजर आ रहा है। और एक और अहम खबर आपको बता दें, चीन की चाल पर ताइवान भड़का हुआ नजर आ रहा है। ताइवान में चीनी ऐप्स पर टोटल बैन लगा दिया गया है। भारत अमेरिका के बाद चीन के खिलाफ ताइवान का यह बड़ा कदम सामने आया है। तो इन तमाम बड़ी और अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर आगे भी हमारी नजर रहेगी। फिलहाल हमारे साथ जो तमाम खास मेहमान जुड़े थे उनका बहुत बहुत शुक्रिया। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।